हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर अरविंद ठाकुर। मैं अचीवर क्लासेस के डायरेक्टर भी हूँ और केमिस्ट्री फैकल्टी का हेड भी हूँ। आज मैं एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में। उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम के अंदर के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो हमें एटम के बारे में पता था, एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता था, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी पता था। ये बहुत पहले की बात है। मीन्स बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, जितने भी लॉज हैं वो सब के सब बहुत 17वीं सेंचुरी के लॉज हैं, 16-17 के लॉज हैं। बहुत पहले से हमें पता है एटम किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। बट एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है ये पता नहीं था। ये रिसेंट डिस्कवरी है। मीन्स ये सब आपके 20वीं सेंचुरी का डिस्कवरी है। एटम के अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोगों ने जो किया है वो 20वीं सेंचुरी में किया है। अब होता यही वजह है कि अभी का जो मॉडर्न फिजिक्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मीन्स 12th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास में भी, 11th क्लास का जो सिलेबस है, जो उसमें जो मैं आपको कैरिकुलम में उसमें जो पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है। 12th क्लास के फिजिक्स का 3-4 चैप्टर्स 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आता है फिजिक्स। तो चूंकि जब बच्चे ये सारी चीज़ें आपको 12th के फिजिक्स में पढ़ना है, 12th क्लास का फिजिक्स जब बच्चा पढ़ता है उससे पहले 11th में पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया रहता है। 11th में बहुत फिजिक्स भी पढ़ लिया रहता है, वेव्स क्या होता है समझता है, साउंड वेव क्या होता है एसएचएम समझता है। तब वो जाकर के फिजिक्स पढ़ता है तो मॉडर्न फिजिक्स में उसको प्रॉब्लम बहुत कम होता है। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारा थ्योरी मैं इस्तेमाल करूँगा फिजिक्स का, और वो भी 11th के फिजिक्स का नहीं, 12th के फिजिक्स का। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई सारे ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आगे के फिजिक्स में पढ़ना है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट, और इसके लिए मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा, बहुत सारा थ्योरी मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ये चैप्टर काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो 12th क्लास का फिजिक्स का पार्ट है। तो आप समझते नहीं हो तो उसको यहाँ पे समझाओ और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, मोनोटोनस भी नहीं है, थ्योरी भी ओनली नहीं है, न्यूमेरिकल भी ओनली नहीं, मीन्स दोनों मिक्सअप है। मोल कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है कि ओनली न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है। थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ है, बट कई सारे कॉन्सेप्ट आगे के यूज़ होगा तो प्रॉब्लम होता है, बच्चा को लगता है कि बहुत कुछ नया है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई मेक श्योर यू विल बी एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वट एवर आई विल टीच। आप ध्यान से मेरी बात देखिए, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके यहाँ बताऊँगा, हालांकि काफ़ी समय लगेगा इस चैप्टर में। अब आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं बता दूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने में सबसे जो पहला साइंटिस्ट है वो है जे थॉमसन, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया दिया। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और बता दूं मैं। जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल देने से पहले, एटम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है बताने से पहले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यह एक्सपेरिमेंट 1897 में इन्होंने किया। इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें मिला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका वर्किंग मेथड है, वो सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड नाउ। क्योंकि यह जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जो भी थ्योरी यूज़ होगा, जो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो सब के सब 12th क्लास का फिजिक्स का फॉर्मूला है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो आप अभी नहीं जानते हो, समझ भी नहीं सकते हो। हाँ, अगर मैं बताऊंगा तो आपको रटना पड़ेगा, और रटना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बाद में ऐसे भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और मैं भी बताऊंगा। अभी मॉडर्न फिजिक्स में जाते जाते सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन फिर भी बाद में इसको मैं बता दूंगा। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ लोगे उसके बाद बताऊंगा एक्सपेरिमेंट का क्या वर्किंग होता है। बट एक्सपेरिमेंट का वर्किंग एंड उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आउटकम ऑफ
experiment. This J.J. Thomson experiment gives E/m ratio of electron. इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज और मास का रेशियो को देता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रॉन नाम J.J. थॉमसन ने या दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहला फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बट J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट करता है। मीन्स J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट गिव्स चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास रेशियो का वैल्यू आया जो इनके एक्सपेरिमेंट से आया 1.75882 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट गिव्स E/m रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद है मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन और मुलिकन आगे मैं पढ़ाऊंगा इन केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक इन PT आई विल डिस्कस मुलिकन। मुलिकन और मिल्कन आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों का एक्सपेरिमेंट अलग है, दोनों का वर्किंग फील्ड अलग है, बट नेम काफ़ी सिमिलर है। बट हियर नेम ऑफ साइंटिस्ट मिलिकन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने ऑयल के ड्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, वर्किंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो आपको मैं फिर नहीं बता सकता हूँ कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी जो फिजिक्स यूज़ होगा वो फिजिक्स आपको आगे के क्लासेस में पढ़ना है। अभी इस लेवल पे आप उसको नहीं जानते हो कि वो क्या होता है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में दोनों एक्सपेरिमेंट को मैं डिस्कस कर दूंगा। अब जिस बच्चा को समझ में आ जाएगा वो समझ लेगा, लेकिन जब तक आप फिजिक्स को थ्योरी नहीं पढ़ोगे वो बातें समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, बट एक चीज़ मैं बताऊँगा कि हम लोग मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है हमें, वो मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमें क्या देता है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड देता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है -1.6022 10 - 19 कूलम्ब। यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताता है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये बहुत पहले से पता था, J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता था। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत बाद में आया। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते वक्त मिलिकन को पता था कि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बट ही डिडंट नो व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस एक्सपेरिमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को देता है और वो है 1.6022 10⁻19 कूलम्ब। हालांकि रफली हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1.6 10⁻19 कूलम्ब भी यूज़ करते हैं, बट एक्यूरेट होगा -1.6022 10⁻19 कूलम्ब। तो दो बातें, J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट गिव्स E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या, में इलेक्ट्रॉन के चार्ज में उसके चार्ज में मास रेशियो डिवाइड करो। यहाँ पे देख लो, चार्ज कट जाएगा, मास उलट के ऊपर चला जाएगा, जो आएगा वही इलेक्ट्रॉन का मास होगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एटॉमिक मॉडल। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल दिया था, बट जिसको हम लोग, जिसमें से एक डाल्टन भी हैं, बट उस सबको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले से हम लोग उसको जानते हैं। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मीन्स एटम के अंदर का स्ट्रक्चर की बात है। एटम के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताए थे J.J. थॉमसन ने, जो अपने मॉडल का नाम दिया J.J. थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो सबसे स्टार्ट में करने जा रहा हूँ J.J. थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, बट प्रियोर दैट यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। J.J. थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिप्रेजेंटेड फर्स्ट प्रॉपर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। J.J. थॉमसन
कि एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था कि एटम न्यूट्रल होता है, और जे थॉमसन को ये भी बात पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो पक्का अगर एटम न्यूट्रल है और उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो पक्का कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा, तभी नेट चार्ज जीरो होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स जे थॉमसन प्रोवाइडेड ए एटॉमिक मॉडल। एन एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन इज positive charge is surrounded, positive charge is uniformly distributed, positive charge is uniformly distributed in a spherical shape atom। मीन्स सबसे पहला पॉइंट था जे थॉमसन के अकॉर्डिंग कि एटम है जे स्फेरिकल शेप। सेकेंडली, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम। इस पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, electrons are embedded electrons are embedded in atom। मीन्स पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं एम्बेडेड मीन्स धंसा हुआ है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये उनका मॉडल है थॉमसन का, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, यह एटॉमिक मॉडल वाटरमेलन जैसा लगता है, मीन्स तारबूज जैसा लगता है। तारबूज का शेप क्या होता है जी? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप रहता है तारबूज का। उसके तारबूज में जो फाइबर रहता है जिसको आप खाते हो, वो जिसको पल्प बोला जाता है, वो पूरे तारबूज में फैला हुआ रहता है। उसका जो छिलका रहता है उसको पील रहता है, उसके अंदर जितना भी तारबूज है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा है। तारबूज के अंदर जो सीड्स रहता है कहीं कहीं वो निगेटिव चार्ज जैसा मीन्स इलेक्ट्रॉन जैसा है। तो जिस तरह से तारबूज का शेप होता है उसी तरह का एटम के अंदर का भी स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंटेड बाय जे थॉमसन इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इसलिए जे थॉमसन के मॉडल को हम लोग और भी क्या बोलते हैं जी? वाटरमेलन मॉडल। अब इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम का मीनिंग होता है आपका सीड्स, अब पुडिंग का मतलब होता है मिठाई, स्वीट्स। जैसे हम लोग यहाँ खीर होता है और मैक्सिमम जो आपका अंग्रेज है ये सब लोग हैं उनके यहाँ केक होता है, उनके यहाँ स्वीट्स का मतलब केक। कोई भी स्वीट्स का मीनिंग होता है केक ही होगा। तो पुडिंग मीन्स केक रहता है, केक के बीच में जो कहीं कहीं पे सीड्स डाला रहता है, तो उस तरह के मॉडल होता है। मीन जिस तरह से आपका केक के अंदर बीच में कहीं कहीं पे सीड्स डाला रहता है, उसी तरह से इस एटॉमिक मॉडल में पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहीं कहीं पे एम्बेडेड है। दैट्स वाई दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं। रेजिन पुडिंग मॉडल मीन्स इसमें रेजिन का मीनिंग होता है छोटे छोटे पार्टिकल जैसा रहता है जिसको चेरी जैसे बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे चेरी रहता है आपके केक में, पूरे केक में फैला हुआ रहता है वो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पूरे एटम के अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रहता है। सो ड्यू टू सिमिलर स्ट्रक्चर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड रेजिन मॉडल। यह आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। बट जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का नेट मतलब इसका क्या कंक्लूजन, आउटलुक क्या है? तो पहला पॉइंट है एटम इज स्फेरिकल। सेकेंड पॉइंट इज पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम मीन्स एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड। इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है। यह हमारे एटॉमिक मॉडल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इस एटॉमिक मॉडल से जो बाहर आ रहा है पॉइंट, वो पहला यह है कि एटम इज स्फेरिकल, और सेकंड यह है कि एटम हैज़ नो एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यह आपके थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। थॉमसन के जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उनके अंडर में वो पीएचडी कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने मीन्स अपने गुरु के साथ काम किया। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना खुद का सोचा कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप सब 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब मैं बताने जा रहा हूँ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन कंक्लूजन यह हो गया कि एटम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, एटम के अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है,
ये जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल का कंक्लूजन है, जो कि बहुत जल्द डिमेरिट होने वाला है, क्योंकि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब होगा तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है जो खाली है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम आर एम्प्टी, हमें पता चलेगा। जैसे ही ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, वैसे ही जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है क्या, सॉरी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट 1911 में अपने 2 और स्टूडेंट के साथ, जो उनका सपोर्टर थे और स्टूडेंट भी थे, जिसमें गाइजर एक नेम था, एक का नेम था हार्डसन, दोनों के साथ मिल करके एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड को एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पता करना था कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए 1 एटम लेना जरूरी है। विदाउट टेकिंग 1 एटम वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर इनसाइड एटम। इसलिए रदरफोर्ड को 1 एटम का तलाश था, बट 1 एटम आइसोलेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 1 एटम का साइज बहुत बहुत छोटा है, किसी भी मैटर से, किसी एलिमेंट से 1 एटम रिमूव करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट था, ये संभव था नहीं। तो फिर अब क्या कर सकते, अगर 1 एटम नहीं ले सकते हैं तो एक ऐसे सीट ले सकते हैं, पतला से, मीन्स एटम का, एलिमेंट का पतला से पतला थिनेस्ट सीट लेंगे जिसमें मिनिमम एटम हो। अगर एक ऐसा सैंपल लेते हैं, अगर ऐसा सैंपल मिलना पॉसिबल नहीं है जिसमें एक ही एटम हो, तो एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे सैंपल उन्होंने चूज किया जिसमें मिनिमम एटम हो। और मिनिमम एटम किसका हो सकता है, मिनिमम एटम किसका हो सकता है। अब एटम के स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली समझने के लिए ओनली 1 एटम कहाँ से मिलेगा, ओनली 1 एटम सेपरेट करना तो पॉसिबल है नहीं। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि एक ऐसे मेटल का फॉयल में सीट ले लें जो मेटल मोस्ट मैलिएबल हो, क्योंकि सीट, थिनेस्ट सीट किसका बनाया जा सकता है, जिस मेटल का मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि मैलिएबिलिटी होता ही है, मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी जिससे पतला से पतला सीट बनाया जा सके। तो दुनिया का मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड है। सो रदरफोर्ड ने गोल्ड का फॉयल लिया, गोल्ड का सीट लिया। जब सीट का थिकनेस 10⁻⁻⁴ mm के रेंज में रहता है तो उस सीट को लोग फॉयल बोलते हैं। मीन्स रदरफोर्ड टुक गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल, इसका थिकनेस 10⁻⁴ mm थिक था, इसके अराउंड थिकनेस था। ऐसा सीट जिसका थिकनेस 10⁻⁴ mm का रेंज में हो, उस सीट को हम लोग फॉयल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड had taken gold foil for experiment because gold is most malleable metal, means we can produce or we can make most thinnest sheets from gold. गोल्ड से हम लोग पतला से पतला सीट बना सकते हैं। दैट्स वाई रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड का फॉयल लिया, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है, उसका बहुत पतला सीट बन सकता है। जब सीट का थिकनेस 10⁻⁴ mm के रेंज में हो तो उस सीट को फॉयल बोलते हैं, इसलिए गोल्ड फॉयल इसका नेम हुआ। अब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिया, लेकिन उस गोल्ड फॉयल को उन्होंने फॉयल लिया, लेकिन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एटम लूंगा। रदरफोर्ड ने एक एटम लिया, यह गोल्ड का एटम है, एक्चुअल में गोल्ड फॉयल है, बट मैं इस गोल्ड फॉयल के एक पर्टिकुलर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गोल्ड फॉयल के एक पर्टिकुलर एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। अब उसके बाद रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ले लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। अब अगला है अल्फा, मिस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा टर्म आ गया, अल्फा का स्कैटरिंग किया जा रहा है, मीन्स अल्फा का पार्टिकल का फैलाव किया जा रहा है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल अब टर्म आया है, तो अल्फा पार्टिकल समझो क्या होता है। अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मीन्स हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप निकाल लो, रिमूव कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद हीलियम क्या बन जाएगा जी आपका? हीलियम बन जाएगा हीलियम प्लस प्लस। इसी हीलियम के मीन्स हीलियम एटम के डबली आयन को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। दिस इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे रीजन यह है कि मैं आप सबको बताया हूं कि रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसका डिस्कवरी इससे पहले हुआ था, इससे एक्सपेरिमेंट से पहले हुआ था। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग विल डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ाता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाता है बहुत डिटेल में। लेकिन अभी मैं बता दूँ, रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होकर के स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहता है, मीन्स रिलेटिवली मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई। उस फिनोमेना को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। उस रेडियो एक्टिविटी के ड्यूरिंग अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, मीन्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर के अल्फा बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग को पहले से पता था। फॉर्चुनेटली जो अल्फा पार्टिकल होता है वह वही होता है जो हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, वही पार्टिकल अल्फा पार्टिकल भी रहता है। मीन्स रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल जो लिया गया था वो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम से नहीं आया था, वो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके नहीं लाया गया था। वो अल्फा पार्टिकल कहां से आया था जी? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होकर अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किया था और उसी अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था। अब एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने किया यह कि इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ, गोल्ड फॉयल के चारों तरफ एक स्फेरिकल सेल डाल दिया जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का स्फेरिकल सेल डाल दिया। जेडनेस जिंक सल्फाइड सेल, इसका एक सेल में इस कवर डाल दिया। जिंक सल्फाइड इज फ्लोरोसेंट मटेरियल, मीन्स इसके ऊपर अगर कोई हिट होगा, कोई पार्टिकल उसके ऊपर हिट करेगा तो उस हीटिंग की वजह से वो ग्लो करता है, मीन्स स्पॉट बन जाता है, स्पॉट क्रिएट हो जाता है। ये जेडनेस का प्रॉपर्टी होता है। अब अगला काम यह है कि रदरफोर्ड ने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब यहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट शुरू हुआ, बम्बार्डमेंट शुरू हुआ। देखा गया कि मेजॉरिटी नंबर अल्फा पार्टिकल एटम से पास हो गया विदाउट एनी डेविएशन।
very few alpha particle, majority number of alpha particle passed through atom without any deviation, but few alpha particle means 1 in 20,000 bounced back. कुछ अल्फा पार्टिकल ये बाउंस्ड बैक हो गया, मीन्स रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस किया, मीन्स दिस इज द पिक्चर। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड फॉयल में मिनिमम एटम्स था, एटम्स का नंबर फॉयल में सैंपल में जितना कम होगा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। अब उस गोल्ड फॉयल को उन्होंने रदरफोर्ड ने लिया है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए उस गोल्ड फॉयल के एक पर्टिकुलर एटम को शो करा रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड का शेल डाल दिया। जिंक सल्फाइड के पास प्रॉपर्टी होता है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल हिट करेगा तो वहाँ स्पॉट बन जाता है, ग्लो करता है, मीन्स स्पॉट क्रिएट हो जाता है। इस पार्टिकल के हिट करने से हम लोग पता कर लें कितना पार्टिकल हिट किया है उसको। यह गोल्ड फॉयल के चारों तरफ सीट है। अब यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। ये अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया है गोल्ड फॉयल के ऊपर। आप देख रहे हो कि इस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा है, और इस बम्बार्डमेंट में पहला ऑब्जर्वेशन यह हो रहा है कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी नंबर अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू एटम विदाउट डेविएशन, मीन्स अनडिफ्लेक्टेड। few alpha particles deviated outside, and very few alpha particle, 1 in 20,000 approx, 1 in 20,000 retraces its path or bounced back, means 20,000 में 20,000 में 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, और मोस्टली ऐसा पार्टिकल वह हुआ जो एटम के सेंटर में गया, मीन्स एटम के सेंटर को जो हिट किया वो उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, उसी पाथ पे बाउंस बैक हो गया। ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मीन्स ये सारे जो पिक्चर आप देख रहे हो इससे आपको पता चल रहा है। अब पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि कितना अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड कराया गया, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना अनडिफ्लेक्ट हुआ। तो उसके लिए जिंक सल्फाइड का स्पॉट काउंट करके अल्फा पार्टिकल को पैरेलली बम्बार्ड कराया जा रहा है, तो देखा गया जितने पैरेलल पॉइंट्स होंगे वो सब अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। जो उससे डेविएटेड पोजीशन पर रहेगा, मींस उस पैरेलल लाइन से आगे और पीछे अगर है तो डिफ्लेक्टेड है, और जितना अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया गया उतना स्पॉट यहाँ होना चाहिए। जितना स्पॉट का नंबर कम होगा समझो उतना का अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, बाउंस्ड बैक हो गया। तो इन दिस वे रदरफोर्ड एस्टिमेटेड number of undeflected alpha particle, number of deflected alpha particle, number of bounced back alpha particle। उन्होंने पता कर लिया कितना अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक हो गया, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना अनडिफ्लेक्टेड रहा, इस तरीका से। अब ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अब ऑब्जर्वेशन के बाद, किसी भी एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन के बाद अगला पॉइंट आता है कंक्लूजन का, मीन्स उस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बुक में लिखा रहता है कि दिस एक्सपेरिमेंट, हाँ अब इस अल्फा स्कैटरिंग क्यों बोलते हैं, तो रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग बोलने के पीछे रीजन ये है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा है और एटम के ऊपर जाकर वो फैल जा रहा है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नेम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा पॉइंट यह है कि हर सभी बुक्स में लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी बुक्स में, कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय रदरफोर्ड, बट ये करेक्ट नहीं है। रदरफोर्ड के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हुआ था, रदरफोर्ड उस लेबोरेटरी के हेड थे, रदरफोर्ड के गाइडेंस में एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्टों का नाम है
गाइजर एंड मार्सन था। यह एक गाइजर और मार्सन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जो कि नॉर्मली बुक्स में नहीं रहता है, लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन फैक्ट यह है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का यह है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल इंटर किया एटम के अंदर और विदाउट डेविएटेड बाहर निकल गया। क्योंकि अगर अल्फा मींस एटम के अंदर कुछ जगह अगर इम्पटी नहीं रहता तो पक्का उससे कोलिजन होता, टक्कर होता। अगर कहीं पे आप कोई पत्थर फेंक रहे हो, डायरेक्टली चला गया आगे, इसका मीनिंग हुआ कि जिस रास्ते में पत्थर गया उस रास्ते में कुछ नहीं है, खाली है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, दैट्स वाई अनडिफ्लेक्टेड चला गया वो। तो वो भी यहाँ है, सेम यहाँ भी हुआ। ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के बाहर निकल गया। इट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन इज, आप देख रहे हो कि जो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के करीब से पास कर रहा है वो आउटसाइड बाहर की तरफ डेविएट हो रहा है। बाहर की तरफ डेविएट होने का मीनिंग क्या हुआ? अब बाहर की तरफ डेविएट कब होगा? जब इसके ऊपर कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। मींस किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपने रास्ता तभी बदल सकते जब आपको कोई धक्का दे। तो ये पार्टिकल पैरेलली आ रहा है, बाहर की तरफ चला गया। मींस सेंटर पे कोई ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल को धक्का दे दिया, किधर? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ धक्का देने का मीनिंग हुआ अपने से अवे करने का मीनिंग हुआ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना। इसका मीनिंग हुआ कि एटम के सेंटर पे कोई ऐसा है which produces repulsive force at alpha particle। एटम के सेंटर पे ऐसा कोई है which produce repulsive force at alpha particle। अब अल्फा पार्टिकल पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल पे रिपल्सिव फोर्स कौन एक्ट कर सकता है? अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड आप कूलम्ब्स लॉ जानते हो। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स एक्ट करता है। सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, डिसिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मीन्स अगर अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल को सेंटर रिपेल कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ ये एटम के सेंटर पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस ऑब्जर्वेशन मेड ए कॉन्सेप्ट दैट पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर ऑफ एटम। मीन्स एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पक्का होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है। अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने वाला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कि दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जिस समय यह थ्योरी आया था उस समय हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स दोनों ही पता था। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ओनली अट्रैक्टिव नेचर एंड मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रहा होगा एटम के सेंटर और अल्फा पार्टिकल के बीच में, क्योंकि उससे अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर के तरफ डेविएट होता है। बट यहाँ पे एटम के सेंटर से अवे जा रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, और रिपल्सिव फोर्स एट पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट कौन कर सकता है? तो पॉजिटिव चार्ज ही कर सकता है। इसलिए एटम के सेंटर पे क्या होगा जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स रदरफोर्ड का दूसरा कंक्लूजन यह हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अप्रॉक्स 1 in 20,000 bounced back और retraces its path। मीन्स अपने पाथ पे रिटर्न हो गया, सेम पाथ पे। अब सेम पाथ पे कोई पार्टिकल कब रिटर्न होता है? जैसे मान लो यहाँ पे एक विंडो, मीन्स यहाँ पे गेट है और गेट के ऊपर आपने लगा दिया है कर्टेल, पर्दा डाला हुआ है। अब और यहाँ पे वॉल है। अगर आप वॉल पे मारोगे बॉल को तो वॉल से बॉल क्या होगा? बाउंस बैक होगा, क्योंकि वॉल रिजिड है। जब बॉल उस पर हिट करोगे तो बॉल को बाउंस बैक कर देगा। लेकिन आप पर्दा के ऊपर अगर बॉल मारोगे तो क्या पर्दा से ही बॉल आपका बाउंस बैक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्दा आपका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल आगे पीछे होने वाला है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से आप जिस ही बॉल मारोगे बॉल के साथ ही पर्दा थोड़ा पीछे चला जाएगा। ऐसा करने से बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और काइनेटिक जीरो हो जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी बॉल का जीरो होगा, बॉल वहीं पे गिर जाएगा, फॉल आउट हो जाएगा, बाउंस बैक होने का सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन जब रिजिड वॉल पे बॉल से हिट करते हो तो रिजिड वॉल पीछे नहीं जा सकता है,
इसलिए बॉल के काइनेटिक एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है, और इस तरह से बॉल वहां पे बाउंस्ड बैक हो जाता है। तो बाउंस्ड बैक फिनोमेना इज ओनली पॉसिबल एट रिजिड वॉल और रिजिड सरफेस और रिजिड पॉइंट। इसका मीनिंग यह हुआ, रिजिड का मतलब क्या होता है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। डेंसिटी ज़्यादा होने का मीनिंग क्या होता है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास का होना। इसका मीनिंग हुआ कि एटम के सेंटर पे ही एटम का पूरा मास सिचुएटेड है इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। वेरी स्मॉल वॉल्यूम में एटम का पूरा मास सिचुएटेड है, जिसकी वजह से सेंटर उसका रिजिड हो जाता है, और रिजिड होने से ही अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक कर सकता है, जो अल्फा पार्टिकल सेंटर को डायरेक्टली हिट करता है। तो इस तरह से ये तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 3 कंक्लूजन आया, और उस कंक्लूजन में नंबर 1 कंक्लूजन यह है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। नंबर 2 कंक्लूजन यह है कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 3 कंक्लूजन यह है कि एटम के सेंटर पे ही एटम का होल मास रहता है। ये 3 कंक्लूजन है। जब कंक्लूजन मेड हो गया, साइंटिस्ट ने जब कंक्लूजन बना दिया, अब उस कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है। दिस इज द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हिच मेड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यह रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बनाया। तो आप देखो मॉडल क्या है, रदरफोर्ड क्या बोलते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यह है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम खाली है, एटम का होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे सिचुएटेड है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बन गया, होल मास and positive charge of atom is situated at the center of atom in very small volume which is called nucleus. न्यूक्लियस ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। अब लेकिन रदरफोर्ड को तो पता था कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मीनिंग अगर सेंटर के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का एटम के पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कोई कंक्लूजन आया ही नहीं कि व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कुछ भी नहीं। मीन्स रदरफोर्ड की इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को पता ही नहीं चला कि इलेक्ट्रॉन का क्या लोकेशन है। तो उन्होंने क्या खुद से सोच लिया और खुद से उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने बात बोल दिया। अब रदरफोर्ड ये कैसे बोल दिए, तो उनके बोलने के पीछे रीजन ये है कि रदरफोर्ड क्या बोलते। ये तो क्लियर है कि एटम के पास एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो एटम में पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो रदरफोर्ड अगर ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टे रहता है, स्टे किया रहता है, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज न्यूक्लियस इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आ सकता है, तो फिर एटम खत्म हो जाएगा। अगर ये बोलते कि स्ट्रेट लाइन पे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो स्ट्रेट लाइन पे इलेक्ट्रॉन मोशन करते कहीं और चला जाता, तो एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन कहीं और जाता, दूसरे का इलेक्ट्रॉन कहीं और आता, तो इस तरह से भी संभव नहीं था। तो एक सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे पार्टिकल मोशन करते हुए एक पर्टिकुलर सेंटर से कनेक्टेड रहता है एंड दैट सेंटर इज सेंटर ऑफ दैट
दैट सरकमफ्रेंस, सेंटर ऑफ दैट सरकमफ्रेंस मीन्स एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में सर्कल का जो सेंटर होता है उस सेंटर से पार्टिकल हमेशा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उस पॉइंट से आपके पार्टिकल का डिस्टेंस कहीं भी मोशन करे हमेशा सेम रहता है। तो सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा है जहाँ पे आपका पार्टिकल सेंटर से कनेक्टेड रहता है, और रदरफोर्ड को अपने एटम के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कनेक्टेड रखना था। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, और इस तरह से एटम इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये रदरफोर्ड ने बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने ये भी कैलकुलेट कर दिया कि एटम का न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, एटम का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। यह हुआ आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जैसे ही दुनिया में आया वैसे ही थॉमसन का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया, बिकॉज थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम के अंदर कहीं कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, जबकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उनके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ट था, जबकि जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के लिए उन्होंने कोई सेपरेट एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उनका ऑब्जर्वेशन था अपना और अपना खुद का आइडिया था। इसलिए हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल के साथ जाएंगे, और इस तरह से जैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल दुनिया में आया, जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, या रिजेक्ट हो गया। मीन्स रदरफोर्ड का मॉडल अपने रदरफोर्ड के गुरु के मॉडल को क्या कर दिया, जी रिजेक्ट कर दिया। अब आगे कहानी क्या है, तो देखो जी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव्स, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बता दे रहा हूं जो एटॉमिक मॉडल का चला है। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट करा दिया। रदरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। अब रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था, उसका नाम था बोर, नील बोर, जो रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम किया। अब रदरफोर्ड जैसे ही अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किए, वैसे ही नील बोर ने बोला कि गुरुदेव का एटॉमिक मॉडल रॉन्ग है। जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, वैसे ही बोर ने बोला, बोर के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रॉन्ग है। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रॉन्ग कैसे हो गया, तो बोर ने बताया कि उस समय जिस समय रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था, उससे बहुत पहले से मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट का एक थ्योरी हिट था, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वो 18 समथिंग में ही आया था, 1886 में ही था मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट बहुत ही पॉपुलर थे और उन्होंने लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, मैं मैक्सवेल थ्योरी को आगे फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बोर ने किस तरह से रिजेक्ट करवाया। बोर रदरफोर्ड के स्टूडेंट था, देख रहे हो ना आप सब। घर गुरु के साथ जो चेला है वो एक्सपेरिमेंट रहा है, और बाद में चेला ही मीन्स स्टूडेंट ही गुरु के मॉडल को रिजेक्ट करवाते जाएगा, काफी लंबा चलेगा ये। अब जे थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड ने रिजेक्ट करवाया, रदरफोर्ड के मॉडल को बोर ने रिजेक्ट कराया। बोर ने कैसे रिजेक्ट कराया वो मैं बता रहा हूं। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिनका थ्योरी था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, वह चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने की वजह से
उस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी डिक्रीज होगा। यह बोले थे मैक्सवेल। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह मैक्सवेल का थ्योरी सुपर डुपर हिट था। नो वन कैन गोज अगेंस्ट ऑफ हिम, क्योंकि उस समय उनके सामने कोई नहीं था। उन्होंने प्रूव भी कर दिया था कि लाइट वेव है और लाइट का जो 5 प्रॉपर्टीज है सबको उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। इसलिए मैक्सवेल के थ्योरी के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, इनका हिट था। अब इसी मैक्सवेल के थ्योरी को यूज करके बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, मीन्स अपने गुरु के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट करा दिया। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेटेड मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब भी आपका क्या चेंज हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो आप देख लो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। मीन्स सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का हर मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में मोशन करने वाले पार्टिकल का जो मोशन होता है वो एक्सलेटेड रहता है, क्योंकि आपको पता है एक्सलेटेड मोशन का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो, और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। दैट्स वाई सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेटेड मोशन एंड इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। तो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इन दिस वे मैक्सवेल थ्योरी इज एप्लीकेबल हियर। तो मैक्सवेल का थ्योरी यहाँ अप्लाई होगा, और मैक्सवेल का थ्योरी अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो मैक्सवेल का थ्योरी अप्लाई होने से यह होगा कि मैक्सवेल ने बोला है कि एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और उसके वजह से उसका एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ भी वही होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेटेड मोशन करना शुरू करेगा वैसे ही ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। रेडिएशन प्रोड्यूस करने की वजह से धीरे धीरे इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, तो इसके वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता जाएगा, और होते होते एक मोमेंट आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा करके फॉल आउट हो जाएगा। इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इसका सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मोशन करेगा तो उस मोशन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और जिसके वजह से आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होने से वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता जाएगा और मोशन स्पाइरल होता जाएगा। स्पाइरल मोशन करते करते स्पाइरल मोशन करते करते फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। यह था बोर का एक्सप्लेनेशन, और बोर ने बाकायदा कैलकुलेट भी कर दिया कि 10 टू द मीन्स जो रेडियस दिया था रदरफोर्ड ने, उस रेडियस के बेसिस पे बोर ने बता दिया कि 10 टू द पावर -7 सेकंड के अंदर में, मीन्स आप समझ लो कितना कम टाइम में इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस से फॉल आउट होगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को बता दिया कि यह अनस्टेबल मॉडल है, इस तरह एटम स्टेबल हो नहीं सकता है, बट प्रैक्टिकली एटम स्टेबल होता है। फिर बोर से बोला गया कि फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड, जो बात बोर बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपके पास कुछ दलील है, आप बोलिए कि आपका मॉडल सही कैसे है। तो रदरफोर्ड ने बोला नो आइडिया। रदरफोर्ड बोले कि जब मेरा स्टूडेंट ही बोल रहा है बात, तो रदरफोर्ड कुछ नहीं बोले, मीन्स रदरफोर्ड थ्योरी का क्या हो गया है, डिमेरिट हो गया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अनस्टेबल है, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करके न्यूक्लियस में फॉल आउट हो जाएगा।
जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब दुनिया बोली बोर से कि तुम अपना बताओ मॉडल। ये तो हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का डिमेरिट्स भी हो गया। अब जो बोला गया रदरफोर्ड से, बोर से, कि आप अपना मॉडल बताओ क्या होगा, एटम का मॉडल क्या है। तो सुनो, वैसे मैं बोर थ्योरी आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं कनेक्टेड स्टोरी है इसलिए डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अब बोर ने क्या बोला सुनो, बोर मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। हालांकि बोर ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उस सब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने एटम का मॉडल बनाया। बोर ने बोला कि मेरा एटॉमिक मॉडल वैसा ही है जैसा रदरफोर्ड का है, जैसा मेरे गुरुदेव का है। मीन्स बोर ने बोला कि मेरा जिस तरह का एटॉमिक मॉडल है उसी तरह वो जस्ट वैसा ही जैसा रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रॉन्ग नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड बता नहीं पाए कि क्यों रॉन्ग नहीं है, और उसी को बोर बता रहा है। बोर के अकॉर्डिंग एटम का होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे सिचुएटेड रहता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। यही बात रदरफोर्ड ही बोले थे। तो फिर बोर का करेक्ट कैसे हो गया? बोर ने बोला कि यही मॉडल है, लेकिन हाँ, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकता है, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व कर सकता है। उस फिक्स सर्कुलर पाथ के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं बकायदा आपको बोर मॉडल पढ़ाऊंगा तब। अभी तो मैं यह बता रहा हूं कि बोर ने अपने गुरुदेव का मॉडल कैसे गलत कराया और अपना मॉडल कैसे रिप्रेजेंट किया। तो सुनो, बोर ने बोला कि यह मॉडल है, तो फिर दुनिया बोली कि जिस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हुआ, उसी तरह से तुम्हारा मॉडल भी रिजेक्ट होगा। तो बोर ने क्या किया पता है? बोर ने अपने थ्योरी को करेक्ट करने के लिए बोर ने पूरे फिजिक्स को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोर पूरे फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोर ने बोला कि मैक्सवेल थ्योरी अपनी जगह करेक्ट है और मेरा मॉडल अपनी जगह करेक्ट है। बोर ने बोला, बोर ने बताया, बोर ने फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोर ने बोला कि वह फिजिक्स जहां पे हम लोग ऐसे पार्टिकल का स्टडी करते हैं जिस पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं, जिस पार्टिकल नेकेड आई से देख सकते हैं, उस फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स का वह पार्ट जहां पे हम लोग ऐसे पार्टिकल का स्टडी करते हैं जिस पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उस फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। मीन्स बोर ने फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज क्लासिकल, अदर इज क्वांटम। बोर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड क्वांटम टर्म। सबसे पहला क्वांटम टर्म बोर ने ही इस्तेमाल किया था। बोर ने बोला कि एटम जो है वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स का, मैक्सवेल का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। बोर ने बोला कि यह क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स का रूल एप्लीकेबल नहीं है, और उसने फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोला एक हुआ क्लासिकल फिजिक्स जहाँ पे हम लोग ऐसे पार्टिकल का स्टडी करते हैं जिसको नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे मार्कर है, मूव कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, तो इसका स्टडी करो। किसी ब्लॉक को टेबल पर रख करके मूव करा रहे हो, या आप साउंड देख, मीन्स कोई भी जो चीज़ तुम फिजिकली देख सकते हो उसका स्टडी जब हम लोग करते हैं, और जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, वो सब क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। और वह फिजिक्स जहाँ पे एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल का स्टडी करते हैं वह क्वांटम फिजिक्स होता है। क्वांटम का मीनिंग होता है बहुत बहुत छोटा, तो यह क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। अब बोर ने डिवाइड कर दिया। बोर ने बोला कि मैक्सवेल थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। जब मैक्सवेल थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर बोर का मॉडल करेक्ट हो गया। हाँ, इसमें बोर ने और भी बहुत सारी बात बताया कि किस किस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, क्या होगा। मीन्स बोर ने बकायदा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मॉडल दिया था, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोर पोस्टुलेट्स आगे बताऊंगा। लेकिन ये चूंकि बोर के साथ रदरफोर्ड के साथ कनेक्टेड था, इसलिए मैं आपको बताया। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मैं अभी तक आपको पढ़ाया, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बोर ने कैसे इनकरेक्ट करवाया वो भी मैं आपको बता दिया।
अब हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वेव्स, क्योंकि आगे कई सारे वेव्स, पार्टिकल, ये सब टर्म आएगा और वो आपको पता नहीं रहेगा, तो समझ में आपको आएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ वेव्स क्या है, फिर बताऊँगा वेव्स और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है, फिर पढ़ाऊँगा मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।